वेलकम टू स्टालवर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लीडर से जिन्होंने सिर्फ एक कंपनी को नहीं बल्कि पूरी सिक्योरिटी इंडस्ट्री को नए डायमेंशंस दिए। जी हाँ। और साथ ही 1990 में एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज एक 250 करोड़ की पैन इंडिया एंटरप्राइजेस तक का सफ़र, ये कहानी है विजन, लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशन की। हमारे साथ आज जुड़े हैं संजीव पॉल, सीईओ ऑफ साइंटिफिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कैप्सी। Hello, sir. Welcome to Stalwart of Transformation. Hello, how are you? I'm good, sir. How are you? Very good, thank you. Okay. हर एक जो सक्सेसफुल जर्नी होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो 1990 में आपने शुरुआत की, तो वही जर्नी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। उस जर्नी के बारे में हमें बताइए। 1990 में मैंने सिक्योरिटी इंडस्ट्री में शुरुआत की, दैट इज़ वेरी ट्रू. Before the security industry, I was into a very glamorous profession. I was into exports of ready-made garments, especially ladies' garments, Okay. to Europe and Japan and Australia. और मैं बहुत खुश था और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था. We had a huge export house. Me and my brother were looking after it. But unfortunately, in the year 1990, my father had a heart attack. Okay. And then he called me and he said, son, I don't want to trouble you for what you're doing, but मेरे दिल में एक बात है which I want to share with you. I want somebody to look after the company when I'm gone. I go, yeah, why are you talking like this? But you'd remember in 1980s we had a terrible time when the Lieutenant Governor of Delhi decided to come with an ordinance and shut down all contractual working, because I very well remember that. Do you remember what all we did? I said, yes, I remember. मुझे बहुत बखूबी याद है. आप, विक्रम अंकल एंड मिस्टर बधावन, आरसी मदान, जसबीर वासु, हम सब आपकी मेटाडोर में बैठ के फ्रॉम वन मिनिस्टर टू द अदर मिनिस्टर वी वर गोइंग. वी हैड अ typewriter and a typist with us who was there all the time, and we used to meet the minister, request him कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, आपकी हेल्प चाहिए. उसी टाइम में उन लेटर टाइप कराते थे, लेटर उनसे साइन कराते थे, और हमने एक राइटर रखा हुआ था, वो साथ में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम वो लेटर भेज देते थे. Okay. Yeah, it took us around almost 3-4 days, but we contacted over 40 members of parliament. एंड हमने वो लेटर सबमिट करी, अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी, एंड वी मेड श्योर कि ये ऑर्डिनेंस ना आए. फॉर्चुनेटली नहीं आया. Okay. नहीं तो शायद आज हम ये टॉक ना कर रहे होते. Right. सिक्योरिटी इंडस्ट्री खत्म हो गई होती. So दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. Okay. एंड ही सेड कि आई थिंक नाउ इट्स टाइम you join the company. Oh. And that's how I took a decision to join my father and start working. तो जब 1990 में आपने कंपनी को संभाला, एक छोटे से टर्नओवर से आपने स्टार्ट किया, नाउ इट्स अ 250 करोड़ टर्नओवर, तो किस तरह से आपने उसको एक ग्राउंड से लेकर यहाँ पे लाकर आपने अपनी कंपनी को खड़ा किया? देखिए, जब मैंने टेक ओवर किया उस टाइम इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट कि वैल्यू क्या है कंपनी की. Right. इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मेरी कंपनी को मैं आगे कैसे बढ़ाऊं and how to make this into a more structured and well-balanced organization. Unfortunately, during that time, companies बड़ी ही different तरीके से function करती थी, not like today. बहुत unorganized manner था, paperwork होता था, everything was handwritten,
all ledgers, registers, everything was handwritten. The first thing I did was I introduced a computer in my company. उस कंप्यूटर से काफी इनिशियली मुझे रेजिस्टेंस मिली, बट देन आई टोल्ड माय पीपल दैट ये जो कंप्यूटर है ये आपकी हेल्प के लिए है. जो डेटा आप इसमें डालेंगे वही आगे निकलेगा, ये अपने आप कुछ नहीं करेगा. इट्स नॉट गोइंग टू टेक अवे योर जॉब, यू आर गोइंग टू हैंडल इट. और आज का वही टाइम है कि जो भी मेरी कंपनी में आता है तो पहली चीज वो अपना कंप्यूटर मांगता है. राइट, बिल्कुल, उसके बिना आज काम नहीं. So technology, so first thing I did was I put some system into the company. उसको आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, ये thought process था. And yeah, with time, we did grow and we achieved over 250 crores of turnover in times to come. Yeah, we did. ग्रेट. तो इस पूरी जर्नी की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई स्ट्रगल या फिर कोई ऐसा फेल्यूर ऐसा आया आपकी लाइफ में जिसने हम कह सकते हैं कि आपको शेप किया हो? इवेंट आया था जब हम बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रहे थे, नए नए स्टेट्स में हमारा इंटरवल काम हो रहा था, पेस को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था. बहुत ही जगह जगह से प्रॉब्लम्स आ रही थी बिकॉज काम इतना बढ़ रहा था, उसकी वजह से हम फोकस अपना लूज कर रहे थे. तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारा बिकॉज ऑफ some issues from our end got terminated. बहुत झटका लगा, बहुत बुरा लगा, बट हमने वो रियलाइज किया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट अ रैपिड ग्रोथ बट अ स्टेबल एंड वेल थॉट ओवर ग्रोथ. राइट. That is how, I think that was the realization that we got. And yes, and then when we are very, very careful in future. And I think this is the message for every organization. Every organization, they have to, to grow fast is one thing, but to grow sensibly is more important. और इसी बीच आपको सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2009 अवार्ड मिला, वो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी से. सो वो मोमेंट कैसा था आपको और किस चीज के लिए आपको अवार्ड किया गया था? अर्ली 2000s में मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में वेंचर किया. उससे पहले हम खाली एक मैन गार्डिंग कंपनी थे जो हम इंडस्ट्री और ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज को लुक आफ्टर करते थे. बट अर्ली 2000s में हमने बैंकिंग इंडस्ट्री को किया एंड वी ग्रू वेरी वेरी रैपिडली इन दैट. नए नए एटीएम सिस्टम शुरू हुए थे, सब कुछ शुरू हुआ था, तो गार्डिंग वाज अ वेरी बिग थिंग. So numbers grew very big and we became one of the largest companies in banking industry. 2007 में हमको बेस्ट बैंकिंग सिक्योरिटी कंपनी का भी अवार्ड मिला था एंड उसको ही नज़र रखते हुए 2009 में I got this Entrepreneur of the Year award and it was a very elated time for me. बट अवार्ड से ज़्यादा मेरे लिए अवार्ड था जो मुझे अपने क्लाइंट से रिकग्निशन मिला, जो दैट वाज अ बिगर अवार्ड फॉर मी. तो कैन वी से दैट कि हाईली कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी इंडस्ट्री में सरवाइव करना या स्केल करना ये आपका कोर मंत्र है? तीन चीज़ें देखिए, पीपल, प्रोसेस और परसिस्टेंस. Security is ultimately a people business. अगर आपका गार्ड ट्रेंड है, मोटिवेटेड है और फेयरली ट्रीटेड है तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली रिटेन होगा. फिर आपका प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंसेस, एसओपी और परसिस्टेंस. इन इंडस्ट्री में रात को नींद नहीं आती, ये 24 घंटे का बिजनेस है. बिल्कुल. अकाउंटेबिलिटी 24 घंटे की होती है जी. और जो ये एक्सेप्ट कर ले वही कर सकता है. बिल्कुल. बाकियों के लिए ये बिजनेस नहीं है. करेक्ट.
आपको एक विजनरी लीडर माना जाता है, तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस को इंडिया में इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या रेजिस्टेंस मिलता है, लाइक स्पेशली अगर हम बात करें वर्कफोर्स की या फिर सिस्टम लेवल पर? देखिए, आपको मैंने कंप्यूटर के बारे में तो बताया ही था, बहुत ज़्यादा पहले रेजिस्टेंस है वर्कफोर्स का। जब हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम को अपने शुरू किया, तो गार्ड्स को लगा कि ये तो उन पर डिस्ट्रस्ट हो रहा है। हमें सबको समझाना पड़ा कि भाई ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाना है, ये एक्सप्लेन करना कि टेक्नोलॉजी उनकी सेफ्टी के लिए है, एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं है। राइट। दूसरा रेजिस्टेंस था मिडिल मैनेजमेंट का। सुपरवाइजर जो पेपर बेस्ड काम करते थे, उनका सिस्टम उसी में कंफर्टेबल थे, वो चेंज ही नहीं चाहते थे। और चेंज मैनेजमेंट आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज था, यू नो, एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इज द चेंज, द बेंट ऑफ Change is the चेंज। problem. जो माइंड उनका Exactly. सेट ऑफ माइंड है, वो चेंज करना वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी नॉट। सो आज के टाइम पर अगर हम लीडरशिप की बात करें तो उसमें एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर स्टेबिलिटी आपके हिसाब से? एक्चुअली दोनों एक साथ चाहिए, लेकिन अगर फोर्स चॉइस हो तो अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि आज जो स्टेबल स्ट्रैटेजी है वो कल इररिलेवेंट हो सकती है। इसी कोविड ने ये हमें प्रूव किया, जिनके पास रिजिड स्ट्रक्चर्स थे वो टूट गए, लेकिन अडेप्टेबिलिटी का मतलब इंस्टेबिलिटी नहीं है। कोर वैल्यूज, इंटीग्रिटी, क्लाइंट कमिटमेंट और एम्प्लॉय वेलफेयर, ये स्टेबल रहना चाहिए। स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करो, वैल्यूज नहीं। अगर ये चीज आप अपने पास रखेंगे, तो आपने कैप्सी, ट्रिपल एस, डीसी जैसी इंडस्ट्री बॉडीज के साथ काम किया, तो आपको क्या लगता है कि आज भी ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो क्या अभी भी ये इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड है? एक्चुअली जो तो कैप्सी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो लाइसेंस्ड हैं, दे आर ऑल राइट, बट हजारों अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अभी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो अनलाइसेंस्ड हैं। They don't pay the minimum wage, they don't deploy proper guards, they have very poor uniform, no training, compliance नहीं follow करते, और इसकी वजह से जो licensed companies हैं उनका image इंडस्ट्री में बहुत खराब हो रहा है। ओके। And though Triple SDC has done a wonderful job by creating SOPs and NOS, or I was a part of it, and I was very elated when all that thing came up, and we were appreciated by the government also, being the first committee to come out with NOS for the industry. But yes, because of these unorganized players, there is a fragmented system, little bit. Okay. But जो licensed हैं, I think they are okay. Okay. They're doing all right. Yeah. So Mr. Paul, अभी हमने बात की कैप्सी की, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैप्सी के साथ आपका एसोसिएशन कैसे हुआ, और अभी हाल फिलहाल में आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं कैप्सी के। So tell us about your role. देखिए, कैप्सी शुरुआत हुई 2005 के बाद, जब पसारा लाइसेंस इम्प्लीमेंट हुआ। Okay. So I am with CAPSI since the beginning. I've been with them with the association for over 20 years now.
Initially, I was a part of Delhi chapter. ओके दिल्ली चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी मैं अपॉइंटेड था। 1 साल में दिल्ली चैप्टर मैंने रन किया, वेरियस एस्पेक्ट्स में संभालता था उसमें। फिर मुझे उन्होंने नेशनल रोल में लाए और आई वाज डेप्यूटी टू द जनरल सेक्रेटरी। आई वाज डेप्यूटी टू हिम, आई वाज डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ओके for a couple of years. So I was doing various things with them. And then I was promoted as the vice president, CAPSI. ओके And which I have been, as a vice president, I've been involved in various activities of CAPSI. जहाँ जहाँ पे भी requirement होती है किसी भी चीज़ की, I'm there. I'm always there to support the association. I'm like एक ऐसा नेट हूँ सिस्टम का जो हर जगह पे फिट हो जाता है. So chairman knows, and wherever I'm required, I'm always there. And till I'm there, definitely मैं हमेशा कैप्सी के साथ रहूँगा और कैप्सी के साथ मेरा संबंध रहेगा. बिल्कुल, great to know. Okay, so let's talk about again the private security sector. हमेशा इसको एक लो वेज और हाई प्रेशर इंडस्ट्री माना जाता है. आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? You're right. ये परसेप्शन पार्टली सच है और यही प्रॉब्लम भी है. हम सॉल्व करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं. लाइक हमारे यहाँ एक एवरेज गार्ड का जो पैकेज CTC, PF, ESI, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग मिला के मार्केट से बेटर है. बिकॉज वी लाइक टू फॉलो द रूल्स एंड वी बाय दिस थिंग. लेकिन इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड करने के लिए अभी गवर्नमेंट, इंडस्ट्री बॉडीज और क्लाइंट्स को एक होना पड़ेगा. प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये तीनों साथ नहीं आएंगे तब तक ये बड़ा मुश्किल होगा. ये जो L1 का सिस्टम क्लाइंट्स रखता है और कम से कम पैसा कोट करने वाले को बिजनेस देते हैं, ये प्रॉब्लम तो तब तक रहेगी. क्योंकि अगर आप कम पैसे में काम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कॉर्नर्स कट करेंगे. राइट. ठीक है. और कॉर्नर्स कट करेंगे तो जो आपकी क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी. डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगी. बट आई थिंक विद दिस न्यू वेज कोड व्हिच हैज कम इन, a lot of things will improve. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक जो अभी रिसेंटली लेबर रिफॉर्म्स आए हैं तो इन्हें क्या हम कह सकते हैं कि दे आर प्रोग्रेसिव? Yes and no. ओके. प्रोग्रेसिव हैं. वर्कर प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, हर चीज़ बड़ा सिंप्लीफाई है. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बर्डन होगा. तो कह सकते हैं कि कंपनीज के लिए कंप्लायंस का बर्डन बढ़ा है? नहीं, आई सी 44 कोड्स को उन्होंने 44 लेबर लॉज को 4 कोड्स में, राइट, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना आसान लगता है, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू नो. अभी आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक टाइम फॉर ऑल द इंस्पेक्टर्स टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे क्या करना है, और क्लैरिटी आने में थोड़ा वक्त लगेगा. दो on the whole, I foresee this is a brilliant act by the government, and in times to come, this is going to be a huge injection for the booster injection for the industry. Okay. We are all going to be very, very progressive with these reforms. Right. और एज यू अर्लियर सेड कि कोई भी नई चीज आती है तो यहाँ से जो है उसको अडैप्ट करने में चेंज ऑफ माइंड. ये तो देखिए अभी अनफॉर्चुनेटली जो वे ऑफ वर्किंग है हमारी इंडस्ट्री का, वो
काफी पुराना है। हम्म, वो मैनेज करने वाला सिस्टम, वो मैंने सबसे बात करता हूँ तो मैं यही कह रहा हूँ, ये मैनेज वाला सिस्टम हैज टू गो अवे एंड नाउ compliance is going to be the key word. राइट। All the companies who are fully compliant, we see a very great future, and those people who will still like to work in the older ways, I can only say good luck to them. ओके, सो 50% वेज रूल आने के बाद कंपनीज को सैलरी को रिस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है, राइट? तो क्या इससे कॉस्ट प्रेशर और प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, पर हमारी सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जो फ्रंट एंड है उस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग, जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, जो सुपरवाइजर है, वो मिनिमम वेज के ऊपर काम करता है। एक स्किल मिनिमम वेज है, एंड एज पर लॉ वी कांट ब्रेक द मिनिमम वेज। हाँ, जो हमारा बैक एंड स्टाफ है उसके वेज पे फर्क पड़ेगा, उसका इन हैंड बढ़ेगा, उसके लिए हमारे को जो उसके बोनसेस हैं, ग्रेचुटीज हैं, उस पर फर्क पड़ेगा या कंपनी में, पर वो मार्जिनल पड़ेगा हमारे को। लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, लाइक आईटी इंडस्ट्रीज हो गई या दूसरी इंडस्ट्रीज हो गई, उनको काफी फर्क पड़ेगा। देयर वेज स्ट्रक्चर इज गोइंग टू गो अप। ओके, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ऑलराइट। तो सिक्योरिटी इंडस्ट्री को जहाँ मतलब अगर मार्जिन्स की बात करें तो काफ़ी टाइट माना जाता है मार्जिन्स में, वहाँ ये जो लेबर रिफॉर्म्स आए हैं, आपको क्या लगता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल तो है। कंप्लायंस कॉस्ट आएगी, पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुटी, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, ये सब मिलाकर गार्ड कॉस्ट तो हमारी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अगर क्लाइंट उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए विलिंग नहीं है तो स्मॉलर प्लेयर को तो दो ही ऑप्शन रह जाएंगे। एक, या तो वो कंप्लायंस स्किप करे या मार्केट छोड़ दे। आई मीन, यही रीजन है कि आने वाले वक्त में काफी कंसोलिडेशन होंगी। बिल्कुल। और अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं तो रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं हर स्टेट के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में सिक्योरिटी इंडस्ट्री को क्या ये भी इसका भी सामना करना पड़ रहा है? बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइक हमारे पास भी मोर देन 20 स्टेट्स पे हम ऑपरेट करते हैं। हर स्टेट का मिनिमम वेज, उसका अलग से सारा लाइसेंसिंग, अलग से इंस्पेक्शन, अलग अलग प्रोसीजर्स, रिटर्न्स। एक नेशनल क्लाइंट के लिए यूनिफॉर्म सर्विस डिलीवर करना ऑपरेशनली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक सेंट्रलाइज्ड कंप्लायंस टीम रखनी पड़ती है हमें, जो सिर्फ यही हर जगह जगह के वेरिएशन को मैनेज करे। लेबर कोड्स का इंटेंट तो था कि यूनिफॉर्मिटी लाना, लेकिन जब तक स्टेट्स के डिफरेंट रूल्स नोटिफाई करते रहेंगे तब तक ये फ्रेगमेंटेशन रहेगी। ओके, तो हम बिकॉज एवरी स्टेट is making their own rules. It's not a central rule. सेंट्रल रूल, राइट। सो अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो ये जो सारे के सारे जो रीसेंट लेबर रिफॉर्म्स आए हैं, तो ये एक इंडस्ट्री को, आपको क्या लगता है कि ये उनको चीज़ों को आसान कर रहे हैं या चैलेंजेस और बढ़ा रहे हैं? एक्चुअली अभी के फेज में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ रही है। ओके, ट्रांजिशन है। हम जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर जब प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन मिलेगी, तब जाकर ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। अभी इसको मेरे ख्याल से 1 आध साल तो लग जाएगा।
But once it's totally implemented, I think it'll be a great thing. Okay. But till then थोड़ा सा लोगों को बर्डन लगेगा, बिकॉज जैसे हमने पहले कहा था कि ये चेंज ऑफ माइंड है. राइट. आज तक आपने जो चीज नहीं की है वो करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा हृदय परिवर्तन लाना पड़ेगा लोगों को. तो अगर आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एक कंप्लायंस को एक बिजनेस एडवांटेज कैसे बनाया जा सकता है? मैं हमेशा कहता हूँ माइंड सेट शिफ्ट करने की जरूरत है. कंप्लायंस को हम कॉस्ट मानना बंद कर दें. ओके. और सोचें कि ये हमारी ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट है. अगर आपको लगे कि आप 100% अपना गार्ड का पीएफ ईएसआई सब कुछ कवर करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, वो एक डिफरेंशिएटर बन जाता है, तो आप देखेंगे कि जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, एमएनसीज हैं, गवर्नमेंट हैं, ये सब अब कंप्लायंस ऑडिट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. और जो आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये उन्हीं को मिलेंगी, उन्हीं कंपनीज को मिलेंगी जो फुली कंप्लायंट है. और आने वाले वक्त में ये कौन महंगा कौन सस्ता इज नॉट गोइंग टू मैटर. दिस इज माय फीलिंग. आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू बी, बट अगेन ये बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज का. राइट. एंड वी शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. या तो अब वही बात करते हैं कि आने वाले, अगर हम फ्यूचर की बात करें, कुछ सालों की बात करते हैं, तो इन नए लेबर रिफॉर्म्स के साथ आप सिक्योरिटी इंडस्ट्री को किस तरह से इवॉल्व होते हुए देखते हैं? देखिए, आई थिंक 3 मेजर शिफ्ट्स देखूंगा. पहला, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन काफी डीप होगी. एआई बेस्ड सर्विलेंस, ड्रोन्स, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स. गार्ड्स की रोल जो होगी खाली फिजिकल प्रेजेंस से नहीं होगी, बट टेक ऑगमेंटेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स में शिफ्ट होगी. ओके. दूसरा, कंसोलिडेशन, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल प्लेयर्स मर्ज होंगे या काफी एग्जिट भी होंगे. तीसरा, प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, एवरेज गार्ड का प्रोफाइल, कंपनसेशन और सोशल स्टैंडिंग होगी. ये इंडस्ट्री नेक्स्ट डेकेड में सर्विस इंडस्ट्री की तरह रिस्पेक्टेड होगी. अभी जो स्टिग्मा है वो चला जाएगा. ओके. और सिक्योरिटी इंडस्ट्री विल बी रियली लुक्ड अपॉन. और वो चेंज मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ. इंडस्ट्री भी हमारे को काफी रिस्पेक्ट दे रही है, गवर्नमेंट भी हमारे को काफी अपने साथ इन्वॉल्व कर रही है, बिकॉज वो रियलाइज कर रहे हैं दैट आफ्टर पुलिस वी आर द ओनली पीपल हु आर देयर हु आर सिक्योरिंग पीपल अराउंड. We are in today's time the largest force of the country who's providing security to the entire nation. Right. हम almost 1 करोड़ हैं. Almost 0.8% of the population of India. Correct. So giving back to the society, ये आपके लिए एक responsibility है या gratitude of expression? एक्चुअली दोनों, लेकिन अगर एक चुनना हो तो ग्रैटिट्यूड. Okay. मैं एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से हूँ. आई एम फ्रॉम आर्मी फैमिली. इस इंडस्ट्री ने देश में हजारों गार्ड्स हैं जिन्होंने 30 साल मेरे साथ काम किया. इन्होंने मुझे जो दिया है उसका कुछ भी रिटर्न नहीं किया जा सकता. CSR के थ्रू जो हम करते हैं, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वेलफेयर, ये एक डेट रिपेमेंट की
तरह है, और ये मुझे जेन्युइनली खुशी भी देता है ऑनेस्टली। ये कोई मेरे लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, ये मेरा एक कर्तव्य है towards the industry, towards the people who have been associated with me, to do something for them and give back what I have got from them. बिल्कुल। तो मिस्टर पॉल, आपकी जो ये जर्नी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्टोरी रही है, और आज प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री जो है वो लेबर रिफॉर्म्स जो आए हैं उनके साथ ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने आप को। तो उन प्लेयर्स को या उन इंडस्ट्रीज वालों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आज भी थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं इसे अडॉप्ट करने में? देखिए, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि चेंज से मत डरो भाई, अनप्रिपेयर्डनेस से डरो। जो होना है वो होगा, आप उसे नहीं रोक सकते। लेबर रिफॉर्म्स आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, लेकिन आप चूज कर सकते हो कि आप रिएक्टिव होगे या प्रोएक्टिव होगे। जो लोग अभी सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, कंप्लायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रहे हैं, वो अपने गार्ड्स को अपस्किल कर रहे हैं, वो कल के लीडर होंगे। ओके। और जो वेट कर रहे हैं कि देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, उनका तो एंड ही होगा मेरे ख्याल से। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में प्राइवेट सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल है, और अपॉर्चुनिटी का भरमार आने वाला है। सो आई थिंक ये हाई टाइम है कि लोग अपने माइंड को चेंज करें और प्रोएक्टिव हो, चेंज को एक्सेप्ट करें, एंड आई थिंक देयर विल बी ग्रेट लीडर्स देन। Yeah. So that was a very positive message from your side. So once again, thank you so much for coming on Stalwart of Transformation. It was lovely talking to you. It was My lovely pleasure. having you here. My pleasure. Thank you so much, very sir. much. Yeah.